नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल लर्न विद हिमांशु में। आज से हम इस YouTube चैनल पर एक नई सीरीज़ जो कि न्यूज़ एनालिसिस के नाम से है उसे लेकर आ रहे हैं, जो कि सारे एग्ज़ाम्स के लिए बेहद ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण और आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं वन बाई वन जो भी इंटरनेशनल, जो भी अपने इंडिया से रिलेटेड न्यूज़ेज़ होंगी उनको। तो दोस्तों, पहली हमारी न्यूज़ है, पाकिस्तान सेना ने बांग्लादेश में किया नरसंहार, अमेरिकी संसद में हुआ प्रस्ताव पेश। तो दोस्तों, ये घटना है जब पाकिस्तान ने सन 1971 में बंगालियों और हिंदू, जो बंगाली थे और हिंदू थे, उन पर अत्याचार किया था। उस पर चर्चित ये न्यूज़ है। तो इसमें दोस्तों क्या है, अमेरिकी 2 सांसद थे, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया और उसमें उन्होंने कहा है कि 1971 में बंगालियों और हिंदुओं के खिलाफ किए गए अत्याचार को नरसंहार करार दिया जाए। और इन 2 एमपीज़ ने, ये अमेरिका के एमपीज़ हैं, इन दोनों एमपीज़ ने जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उनसे कहा है कि इस न्यूज़ को या फिर इस मामले को संज्ञान में लें। और दोस्तों, रिपब्लिकन पार्टी के एक सदस्य हैं चाबोट, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि जो लाखों लोग थे वो मर गए हैं, मतलब उनकी स्मृतियों को ऐसे इसी तरह से नहीं मिटा देना चाहिए कि मतलब उनके बारे में कुछ याद ही ना किया जाए। उन्होंने ये कहा है कि अगर कहीं हम इन चीज़ों को, जो नरसंहार, एक्सोडस, ये चीज़ें होती हैं, इन्हें हम इसी तरह, ये त्रासदियाँ हैं एक तरह की, इन्हें अगर कहीं हम इसी तरह भुला देंगे तो क्या ना, ये बहुत सारे ऐतिहासिक रिकॉर्डों को मजबूत बना देंगी, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनके मजबूत बना देंगी। तो उन्होंने कहा है कि इन चीज़ों को भुलाना नहीं चाहिए, इन पर एक्शन लेना चाहिए। तो इसी के संक्षिप्त में ये न्यूज़ है। अब हम अपनी दूसरी न्यूज़ लेते हैं दोस्तों। तो हमारी दूसरी जो न्यूज़ है वो है, जापान ने, जैसा कि आप फोटो देख सकते हो, जापान में गर्भवती महिला पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाएं। पहले दोस्तों जापान में क्या हुआ करता था कि मान लो कोई महिला है, उसने डिवोर्स ले लिया, अपने पति से उसने डाइवोर्स ले लिया दोस्तों। अब उसे डाइवोर्स लेने के बाद वेट करना पड़ता था उसे 100 दिनों का। जब वो 100 दिन वेट करती थी, उसी के बाद वो कोई दूसरा विवाह कर सकती थी। ये कानून क्या ना दोस्तों, केवल महिलाओं पर ही लागू था। ऐसा कोई भी कानून पुरुषों पर लागू नहीं था कि पुरुष का डिवोर्स हो गया है तो पुरुष वेट करे 100 दिन का, ऐसा कुछ नहीं था। तो दोस्तों, अब क्या किया है, जापान सरकार ने इस कानून को हटा दिया है। इस कानून को जापान सरकार ने हटा दिया है। जापान में यह कानून 1896 में लागू हुआ था। नवजात शिशुओं को लेकर आर्थिक रूप से पिता अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया करते थे, इसीलिए ये कानून बनाया गया था। अपनी जापानी एक्टिविस्ट और आलोचक इसे पुराना महिला, मतलब जो जापानी एक्टिविस्ट है ना, वो इस चीज़ को क्या है ना, ये सोचते हैं ये महिलाओं के साथ भेदभाव है। और ये सही भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो चीज़ पुरुषों के लिए है वो महिलाओं के लिए होनी चाहिए, जो महिलाओं के लिए है वो दोस्तों पुरुषों के लिए भी होनी चाहिए। जब महिला 100 दिन इंतज़ार करती है, वेट करती है, तो पुरुषों को भी करना चाहिए। जब अगर कहीं पुरुष वेट नहीं करते हैं 100 दिन का, तो महिलाओं को भी नहीं करना चाहिए। तो यही जो जापानी एक्टिविस्ट थे, आलोचक थे, उन्होंने इसे एक भेदभावपूर्ण बात बताते हुए कहा कि इसे हटा देना चाहिए। तो दोस्तों, अब ये जो कानून था, इसे जापान सरकार ने हटा दिया है। अब दोस्तों, हमारी जो थर्ड न्यूज़ आती है वो है, अभी हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो मिस्र में गए हैं 2 दिवसीय दौरे पर। ये मिस्र में काहिरा में, जो कि मिस्र की राजधानी है काहिरा, वहाँ पहुँचे हैं। अपनी यात्रा में इन्होंने पहले जो विदेशी नीति से प्रतिष्ठित हस्तियों से इन्होंने मुलाकात की। उसके बाद इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान, जो हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर जयशंकर जी, उन्होंने जो मिस्र के विदेश मंत्री हैं, कौन है, समीह शौकी, इनसे मुलाकात की और पारस्परिक हितों के कई द्विपक्षीय क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर इन्होंने वार्ता भी की। अब दोस्तों, भारत मिस्र संबंध, जैसा कि मैं आपको बता दूं, जो भारत मिस्र संबंध हैं वो बहुत ही गहरे संबंध माने जाते हैं, क्योंकि इस साल भारत और मिस्र अपना 75th राजनयिक पॉलिटिकल रिलेशन जो स्थापना वर्ष है उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। दोस्तों, अब 2022 और 23 में
जो G20 समिट होगा उसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। तो G20 समिट की अध्यक्षता भारत कर रहा है, तो भारत ने अपना जो गेस्ट ऑनर यानी कि अतिथि देश में जिसे हमने आमंत्रित किया है वो मिस्र है दोस्तों। ठीक है, हमने मिस्र को आमंत्रित किया है। दोस्तों मिस्र अफ्रीका में भारत के सबसे बड़े साझेदारों में से एक माना जाता है। भारत का और मिस्र का जो साझे मतलब इनकी जो पार्टनरशिप है उसे एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी पार्टनरशिप मानी जाती है दोस्तों। भारत मिस्र द्विपक्षीय व्यापार पिछले जो वित्तीय वर्ष में व्यापार हुआ था दोस्तों वो 7.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड के उच्च स्तर को छू गया था। भारतीय निवेशक 3.15 अमेरिकी डॉलर का है। मिस्र में विनिर्माण जो कि मिस्र में है विनिर्माण कंपनी, रसायन, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे की जो कंपनी है, भारत की 50 से अधिक कंपनियां मिस्र में मौजूद हैं इस समय। दोस्तों यह दौरा जो हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर जयशंकर जी, उनका यह दौरा क्यों महत्वपूर्ण है, तो देखिए विदेश मंत्री की मिस्र यात्रा हमारे द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों की समीक्षा और पारस्परिक हितों को एक अच्छे ढंग से कवर करते हुए नेतृत्व तथा विचार का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगी। यह यात्रा दोस्तों सहयोग का एक गहरा द्विपक्षीय साझेदारी में नई पहल लाने का अवसर प्रदान करती है। अब दोस्तों ये इन्फ्लेशन पे आते हैं। इन्फ्लेशन यानी कि सितंबर में थोक महंगाई घटकर 10.7% पहुंच गई है। अब दोस्तों भारत की जो थोक मूल्य आधारित इस मुद्रास्फीति यानी कि WPI है ना, वो सितंबर में 10.75 हो गई है, जो कि दोस्तों अगस्त में कितनी थी 12.14% थी। अगस्त में 12.41% थी, जो कि प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल 2021 में 11.8% थी दोस्तों दर्ज की गई थी। सितंबर का WPI 11.50% के रॉयटर्स है ना जो एक न्यूज एजेंसी है, उसका अनुमान से इतना था। ठीक है, और इसने WPI का जो उच्च स्तर माना जाता है, जो महंगाई का जो थोक महंगाई दर है उसका जो उच्च स्तर माना जाता है वो था दोस्तों 15.88। WPI खाद्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति सितंबर में घटकर जो WPI अब ये काय पे आ गए खाद्य सूचकांक पर दोस्तों। खाद्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 2022 में कितनी है 8.8%, जो कि अगस्त 2022 में 9.93% थी। ठीक है दोस्तों, और सब्जियों की जो सब्जी वेजिटेबल्स वगैरह है ना, उनकी मुद्रास्फीति बढ़कर दोस्तों हो चुकी है 39.66%। अब आप देख सकते हो कि इन्फ्लेशन कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदु क्या है दोस्तों। भारत के जो वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री हैं वो हैं पीयूष गोयल साहब, और जो भारत के वित्त मंत्री हैं वो हैं निर्मला सीतारमण जी। अब हमारी अगली न्यूज आती है दोस्तों कार्बन डेटिंग क्या है जानिए। ज्ञानवापी मस्जिद शिवलिंग की मतलब ये न्यूज है। तो दोस्तों जो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसने 14 अक्टूबर को शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग की याचिका पर फैसला सुना चुकी है। तो दोस्तों जो कार्बन डेटिंग क्या है और कार्बन डेटिंग ये क्यों चर्चा में आ रहा है, इस पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों अभी क्या है ना, जो ज्ञानवापी मस्जिद है ना, उसमें उसका जो परिसर है उस परिसर में अभी एक शिवलिंग निकली है दोस्तों। तो बहुत से जो विचारक हैं उनका बोलना है कि इसकी कार्बन डेटिंग की जाए और पता लगाया जाए कि दोस्तों ये शिवलिंग कितनी पुरानी है। तो दोस्तों इस पर जो फैसला आया है कोर्ट ने फैसला कहा है, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने से मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं करने का आदेश दिया है
तो भाई साहब सुप्रीम कोर्ट मना कर चुका है कि इसकी कार्बन डेटिंग नहीं होगी। तो चलो अब हम ये भी जान लेते हैं कार्बन डेटिंग क्या है। तो दोस्तों इंसान होते हैं ना, इंसानों की उम्र का पता उनकी डेट ऑफ बर्थ से लगाया जाता है, लेकिन कोई पेड़ पौधा जीवाश्म जो कि ह्यूमस वगैरह अवशेष होते हैं ना, उनका पता हम किस तरह लगाएं? तो इन चीज़ों का ही पता कार्बन डेटिंग के आधार से लगाया जाता है। दरअसल कार्बन डेटिंग एक ऐसी विधि है जिसकी सहायता से उस वस्तु की उम्र का अंदाज़ा लगाया जाता है। कार्बन डेटिंग सदियों से मौजूद वस्तु जो कि इतिहास या विभिन्न प्रजातियों के विकास को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो कार्बन डेटिंग है। अब दोस्तों कार्बन डेटिंग की प्रक्रिया, कार्बन डेटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो कार्बन 14 की मात्रा का अनुमान लगाकर, कहेगा कार्बन 14 की मात्रा का अनुमान लगाकर कार्बन आधारित सामग्री की आयु बता सकती है। जो कार्बन आधारित सामग्री है उसका ही पता कर सकती है। और दोस्तों मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताऊं, ये कार्बन डेटिंग प्रक्रिया है ना, ये उन्हीं वस्तुओं पर आधारित होगी जो या तो कभी जीवित थी या फिर उन्होंने वातावरण से कभी कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व किया है। उन्हीं वस्तुओं का पता लगाने में कार्बन डेटिंग प्रक्रिया का यूज़ किया जाता है। दोस्तों ये कार्बन डेटिंग प्रक्रिया बेसिकली चट्टानों का पता नहीं लगा सकती है कि ये चट्टान किस एज का है, कितनी उम्र हो चुकी है, लेकिन एक छोटा सा फैक्ट भी है। छोटा सा फैक्ट ये है कि जो कार्बन डेटिंग प्रक्रिया है उससे 50,000 वर्ष से कम पुरानी चट्टानों का पता लगाया जा सकता है। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ लेते हैं। नेक्स्ट है अपना, केंद्र सरकार ने कृष्णा नदी पर भारत के पहले केवल सह निलंबन पुल की मंजूरी दी है। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कृष्णा नदी पर प्रतिष्ठित केवल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज को सरकार ने 30 महीने के निर्माण में 30 महीने में इसका निर्माण हो जाएगा इस ब्रिज का, और इसकी जो लागत है वो है 1082.56 करोड़ रुपए की लागत आएगी। दोस्तों इसमें केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने जानकारी दी है कि पूरा होने के बाद यह पुल दुनिया का दूसरा पुल होगा जो कि भारत का पहला है। मतलब दुनिया में पहला एक और पुल बन चुका है ऐसा, सेम हूबहू वैसा ही पुल भारत में बन रहा है जो कि भारत का पहला होगा और दुनिया का दूसरा पुल होगा। दोस्तों ये बताया गया है कि इस पुल के अंदर क्या क्या सुविधाएं की जाएंगी, मतलब क्या क्या इसके अंदर। तो दोस्तों इस पुल में लाइटिंग अच्छी होगी। देखो इस पुल की लाइटिंग, और ये पुल है ना, ऐसे मान लो ये पुल ख़त्म हो जाएगा उसके बाद इस पुल पर चलने के लिए, पैदल चलने के लिए एक छोटा सा मार्ग होगा, वो होगा कांच का। ठीक है दोस्तों, यह पुल, इस पुल का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, जिसमें विशाल श्रीशैलम जलाशय नल्लामाला जंगलों से घिरा हुआ है। यह विशाल पर्यटन क्षमता वाले ऊंचे पहाड़ों और तेलंगाना की ओर ललिता सोमेश्वर स्वामी मंदिर और आंध्र प्रदेश की ओर संगमेश्वर स्वामी मंदिर का एक आकर्षक दृश्य प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट न्यूज़ लेते हैं दोस्तों। हरियाणा PAI सूचकांक में बना देश के बड़े राज्यों में नंबर 1। तो दोस्तों हरियाणा देश की नंबर 1 बन गया है। हरियाणा देश में फिर से नंबर 1 बन गया है। काय में बन गया है दोस्तों? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में हरियाणा फिर से सर्वश्रेष्ठ राज्य बन गया है। सार्वजनिक मामलों की सूचकांक में हरियाणा को बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान फिर से मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, कर्नाटक को भी स्थान मिला है इस सूची में। सिक्किम ने भारत में सबसे छोटा राज्य है ना, उसमें अपना स्थान बरकरार रखा है। बेंगलोर में गैर लाभकारी थिंक टैंक जो कि करेंट अफेयर्स हैं, पब्लिक अफेयर्स सेंटर्स द्वारा तैयार ये 7वां संस्करण है रिपोर्ट का। आर्थिक 7वां संस्करण है दोस्तों, ठीक है। और जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो है ऐसे इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर AIPH का जो सचिव है वो कौन है? टिम ब्रियर क्लिफ, ठीक है दोस्तों।
और AIPH का मुख्यालय कहाँ पर है? तो AIPH का मुख्यालय है ऑक्सफोर्डशायर, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में। पब्लिक अफेयर सेंटर्स का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो बेंगलोर में। पब्लिक अफेयर सेंटर्स की स्थापना 1994 में हुई थी। अब दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। तो दोस्तों जो हमारे पीयूष गोयल साहब हैं, हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उनका कहना है कि भारत 2030 तक 2 ट्रिलियन का निर्यात लक्ष्य हासिल कर लेगा। ये हमारे उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल साहब का कहना है। उन्होंने विश्वास जताया है कि 2030 तक भारत 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। हालांकि पीयूष गोयल साहब ने ये भी कहा है कि 2047 तक भारत निर्यात में 25% हिस्सेदारी के साथ 30 ट्रिलियन दोस्तों 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का देश बन जाएगा। पीयूष गोयल साहब ने कहा है कि वर्ष 2030 तक भारत में 2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य हासिल कर लेंगे। उद्योग जगत से जुड़े, जो इंडस्ट्रियल हब से जुड़े हुए लोगों के लिए आश्वासन उन्होंने दिया है कि सरकार द्वारा उनके उठाए गए कदमों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। मतलब जो इंडस्ट्रियल हब से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने जो कदम उठाए हैं, सरकार उन्हें हल करने के लिए प्रतिबद्ध है, मतलब समर्पित है। और इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। पीयूष गोयल साहब ने कहा है कि अगले 12 महीनों में रूस से 8 से 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जबकि यूरोपीय संघ से, मतलब यूरोपीय जो संघ है, उससे 15 से 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त निर्यात होगा। दोस्तों यूनिसेफ के साथ मिलकर समलैंगिक समानता को बढ़ावा देना BCCI, ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद BCCI ने महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण और क्रिकेट के जरिए समलैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ के साथ एक गठजोड़ यानी कि कोलैबोरेशन यानी कि आप गठबंधन किया है। यह भागीदारी ऑस्ट्रेलिया में अभी होने वाले T20 विश्व कप से शुरू हो जाएगी। इसमें जो प्रत्येक बैच होगा, इसमें 16 देश होंगे, क्रिकेट गुड कोचिंग क्लीनिंग का आयोजन करेंगे। इसमें से प्रत्येक में 40 बच्चे भाग लेंगे। दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस, चलो BCCI की स्थापना हुई थी दोस्तों 1909 में, 15 जून 1909। BCCI की जो प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं वो हैं ग्रेग बार्कले। सॉरी दोस्तों, BCCI यहाँ पे कहीं भी नहीं है, ये ICC की बात चल रही है दोस्तों। ICC, इंडियन क्रिकेट काउंसिल। ICC की स्थापना हुई थी 1909 में। ICC के अध्यक्ष हैं वो हैं ग्रेग बार्कले। ICC के जो CEO हैं वो हैं जियोफ एलार्डिस। ICC का मुख्यालय दुबई UAE में है। यूनिसेफ की स्थापना दोस्तों 1946 में हुई थी। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है। यूनिसेफ के जो महानिदेशक हैं इस समय वो है कैथरीन M रसेल, और यूनिसेफ की जो सदस्यता ले रखी है देशों ने वो है 192। अब दोस्तों लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में 15 राज्य उपलब्धि हासिल करने वाली सूची में शामिल है, जिसमें आंध्र प्रदेश, असम और गुजरात को लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में उपलब्धि हासिल करने वाले राज्यों की सूची में रखा गया है। लॉजिस्टिक सूचकांक 2022 में कुल 15 देश और संघ शासित प्रदेशों को श्रेणी में रखा गया है दोस्तों। वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय किसके पास है दोस्तों? अभी मैंने तुम्हें हाल ही में बताया कि वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय किसके पास है, तो पीयूष गोयल साहब के पास। एक जानकारी मिली है कि सूचकांक निर्यात और आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए लॉजिस्टिक सेवाओं की क्षमता का संकेतन। अब इसके जो मुख्य बिंदु हैं वो ये रहे।
सूचकांक में केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पुदुचेरी, सिक्किम, त्रिपुरा एवं अन्य राज्यों को तेजी, मतलब ये अन्य राज्य तेजी से ग्रो कर रहे हैं काय में, लॉजिस्टिक सूचकांक में। और दोस्तों वहीं आकांक्षी श्रेणी में वर्गीकृत 15 राज्यों व संघ शासित प्रदेशों में बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, मिजोरम भी शामिल हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लगा वो दोस्तों ये था, पहली लॉजिस्टिक रिपोर्ट 2018 में जारी की गई। पिछले साल कोविड-19 महामारी के कारण मतलब इसे जारी नहीं किया गया। गुजरात 2018 और 2019 में शीर्ष रैंक पर था। क्वेश्चन बन सकता है कि 2018 और 2019 में शीर्ष रैंक पर कौन था, तो शीर्ष रैंक पर गुजरात था दोस्तों। ठीक है, इस सूचकांक का उद्देश्य क्या है? इस सूचकांक का उद्देश्य राज्यों में लॉजिस्टिक प्रदर्शन को सुधारना है। अब दोस्तों शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन हमारे ग्वालियर में एक पैलेस है जिसे जयविलास पैलेस कहा जाता है, जो कि सिंधिया जी का है। उसमें कल हमारे अमित शाह जी, जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, वो आए थे। उन्होंने इसमें अमित शाह ने सिंधिया संग्रहालय ग्वालियर में गाथा स्वराज की गैलरी का उद्घाटन किया। दोस्तों केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ग्वालियर में तात्कालिक शासक सिंधिया जी के जो महल है उसमें मराठा कमांडरों के इतिहास को दर्शाने वाली एक गैलरी का उद्घाटन किया है। दोस्तों जब हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी महल में प्रवेश किए तो उनका मराठा रीति रिवाज और परंपराओं से उनका स्वागत किया गया था। दोस्तों अमित शाह ने महल में संग्रहालय का दौरा किया और सिंधिया, गायकवाड़, होलकर, नेवलकर, भोसले और पमार सहित मुख्य मराठा शासकों के इतिहास को दर्शाते हुए गाथा स्वराज मराठा गैलरी का उद्घाटन भी किया। दोस्तों हाँ, अब दोस्तों जयविलास पैलेस है वो 1874 में ब्रिटिश काल में ग्वालियर की तत्कालीन रियासत के शासक जयजी राव सिंधिया के द्वारा बनाया गया था। इसका निर्माण करवाया गया था। महल का जो बड़ा हिस्सा है उसमें आज भी जो जीवाजी राव सिंधिया जी हैं ना, उनका संग्रहालय कहा जाता है। और महल के एक हिस्से में ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके वंशज भी निवास करते हैं। जब दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह महल में प्रवेश कर रहे थे तो उनका स्वागत जो अभी फ़िलहाल में हमारे उड्डयन मंत्री एविएशन मिनिस्टर हैं मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे और उनका बेटे आर्यमान सिंधिया ने शाह का स्वागत बड़े धूमधाम से किया। अब दोस्तों हम गरीबी उन्मूलन के बारे में पढ़ेंगे। गरीबी उन्मूलन डे 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों जो गरीबी उन्मूलन डे है वो हर साल 17 अक्टूबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। इसकी थीम क्या थी दोस्तों? तो इसकी थीम थी व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस इन द अम्ब्रेला थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी फॉर 2022 एंड 23। अब इस दिन का इतिहास क्या है, इस दिन के इतिहास को भी जान लेते हैं। तो दोस्तों इस दिन का इतिहास, एक महासभा हुई थी 22 दिसंबर 1992 में। तो उसमें संकल्प लिया गया था कि हर साल 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाएगा। और ये इसकी 27वीं वर्षगांठ है इस साल, कब? 2022 में। इस वर्ष फादर जोसेफ विंसिस्की द्वारा कॉल टू एक्शन की 32वीं वर्षगांठ भी मनाई गई है दोस्तों। ठीक है, तो इन्होंने ही इसे शुरू किया था, गरीबी उन्मूलन, जो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन डे है। बेसिकली इसमें याद केवल यही रखना है कि ये डे 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब आते हैं दोस्तों, हैदराबाद हमारा ग्रीन सिटी में आया है अभी फ़िलहाल। हाँ, तो दोस्तों हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी का अवार्ड जीता है। अभी जो हाल ही में दक्षिण कोरिया में आयोजित एक अवार्ड समारोह में दुनिया भर के कई शहरों ने भाग लिया था, जिसमें जो भी 14 अक्टूबर को हुआ है, जिसमें हैदराबाद भी शामिल था।
दुनिया के ग्रीन सिटी का अवार्ड एकमात्र शहर हैदराबाद को मिला है जो कि भारत का है। इसके अलावा लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी और एक्सक्लूसिव ग्रोथ की श्रेणी के लिए भी हैदराबाद को ही सम्मानित किया गया है। देखो दोस्तों, ये हमारे लिए कितनी फ़ख्र की बात है कि एक ग्रीन वर्ल्ड ग्रीन सिटी में भी हमारे हैदराबाद का नाम आ रहा है जो कि इंडिया में है। 14 अक्टूबर को दक्षिण कोरिया के जेजू में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर यानी कि AIPH 2022 वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड समारोह का आयोजन हुआ। भारत के एकमात्र शहर का चुनाव हुआ जिसमें हैदराबाद है। हैदराबाद और या तेलंगाना और भारत के लिए गर्व की बात है। भारत के इस शहर को न केवल कैटेगरी अवार्ड बल्कि 6 कैटेगरी के सर्वश्रेष्ठ अवार्ड ग्रीन सिटी ऑफ 2022 को भी सम्मानित किया गया है। हैदराबाद को लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी और एक्सक्लूसिव ग्रोथ की कैटेगरी का पुरस्कार राज्य के तेलंगाना हरिताहरम कार्यक्रम के लिए दिया गया है। दोस्तों आज का हमारा न्यूज़ एनालिसिस यही है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। और मेरा आपसे केवल एक ही निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कहीं आपको और किसी टॉपिक पर कोई चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसी पर आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।